बाजारों के लिए आज है बेहद अहम दिन, जहां मजबूत शुरुआत के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं। दुनिया भर के बाजारों में ढेर सारे ट्रिगर्स हैं और हमारे अपने भी, और नतीजों के लिहाज से भी भरपूर एक्शन। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है, जानेंगे अनिल जी से आज के ट्रेड में आपको कहां पर रखनी है नजर, नतीजों पर उनका क्या व्यू है, एंड ऑफ कोर्स आने वाले दिनों के लिए क्या है संकेत। बताएं सर, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या? बड़े ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं दीप, अमेरिका से और दुनिया भर के बाजारों से। और अमेरिकी बाजार में कमजोरी रही, 400 अंकों के नुकसान के साथ दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है डाउ। और चीन ताइवान की बीच जो तनातनी चल रही है, उसके चलते ये दबाव देखने को मिला है। आज ओपेक प्लस की बैठक है और उससे पहले कच्चा तेल सुस्ती में $100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं इस बैठक के बाद कच्चे तेल में किस तरह का एक्शन बनता है। नतीजों के लिहाज से कल बॉश सीमेंस ने दमदार नतीजे पेश किए, लेकिन कुछ कमज़ोर नतीजे भी दिखे हैं। और आज भी नतीजों के लिहाज से वायदा कारोबार की पूरी 10 कंपनियां ऐसी है जो रिजल्ट्स पेश करेगी, यानी कि बिजी डे। आज दिन भर हम बिजी रहेंगे। बिल्कुल, तो नतीजों के लिहाज से तो आज बिजी डे है ही, वहां पर तो एक्शन बना रहेगा। बाजार का भी थोड़ा समझाएं सर। पहुंच गई नैन्सी पेलोसी ताइवान, बहुत ड्रामा हुआ कल रात को, मिलिट्री एस्कॉर्ट था, चीन के जेट भी थे, यूएस ने 4 वॉरशिप वहां पर भेजे हुए, उन सब ड्रामा के बीच पहुंच गई। आज उनके राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। टेंशन के माहौल में आज एशिया के बाजार इतने ऊपर कैसे दिख रहे हैं सर? ये चल क्या रहा है? भगवान जाने। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कल खाली एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जितना तनाव कल था उतना ही आज है, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं शायद। और कल 1.5-2% एशियाई बाजार कल गिर चुके थे, इसलिए आज थोड़ा सा संभलते हुए दिख रहे हैं। होता ना कि वो एक इवेंट होने के पहले का डर और इवेंट होने के बाद हो गया ना, अब क्या, तो वो वाली चीज़ है। बट ओवरऑल जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है दीप। और आप देखिए जिस तरह की पोजिशनिंग अमेरिका कर रहा है, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ज़रूरत क्या है इसकी, जब आपको पता है कि चीन सुनने मानने वाला नहीं है। दूसरी तरफ चीन वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग लेकर खड़ा है और अमेरिका को दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे ख्याल से आज से वो वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स, युद्धाभ्यास शुरू कर रहे हैं, जो 3 दिन तक चलेगा, 7 तारीख तक चलेगा। अब बम गिराएंगे नहीं गिराएंगे, अटैक करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो नैन्सी पॉलिसी वहाँ है आज, वहाँ वो करेंगे या उनके जाने के बाद करेंगे। मुझे लगता है अगर कुछ करना भी है तो उनके जाने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उनके रहते हुए करना मतलब, इसका मतलब क्लियर कट है कि आप आक्रमण ताइवान पर नहीं करके अमेरिका पर कर रहे हैं। और ना करें तो और भी बेहतर कि ठीक है, हमारी पोजीशनिंग हमने भी उतनी स्ट्रॉन्ग की जितनी पोजीशनिंग आपने स्ट्रॉन्ग की, या आपके अमेरिका के स्पीकर के एरोप्लेन को भी हमने घेर कर रखा है। मतलब पूरी तरह से मतलब ये कि चाइना ने ये बताने की कोशिश की कि हम चाहें तो ही ये वापस जा सकती है। राइट। वो उस तरह की पोजीशनिंग की कि आप हमारे इलाके में और हमारी इच्छा से ही यहाँ आ रहे हैं, हमारी इच्छा से ये जा रहे हैं। ये स्टैंड कल चाइना ने बहुत साफ साफ दिखाया। अब जहाँ तक स्टैंड का सवाल है, वो तो क्लियर कट दिख रहा है कि चाइना बहुत स्ट्रांगली, मतलब ताइवान में कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये उन्होंने बहुत क्लियर कर लिया। और अमेरिका कहीं न कहीं ये संकेत देना चाहता है कि हम चाइना की दादागिरी को एक लेवल से ज़्यादा स्वीकार नहीं करेंगे। अब इन दोनों में कौन जीतेगा मुझे पता नहीं। दोनों देशों के लिहाज से देखें तो नो डाउट अमेरिका थोड़ा सा भारी पड़ता है, लेकिन चाइना भी कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल। लीडरशिप के लिहाज से देखें तो चाइना बहुत भारी पड़ता है, अमेरिका थोड़ा कमज़ोर है इस समय। शी जिनपिंग और बाइडेन साहब को आप कंपेयर करेंगे तो मतलब बाइडेन साहब बहुत प्रेडिक्टेबल है। ट्रंप साहब की तरह नहीं कि किसी भी तरह से जा सकते, जिसमें लोगों को ये डर है, जैसे कि पुतिन का डर रहता था, ये कुछ भी कर सकता है। शी जिनपिंग का डर रहता है, ये कुछ भी कर सकता है। वैसा डर बाइडेन का नहीं है। राइट। सो ये सारे डिप्लोमेसी वाली चीज़ें हैं, हमारी समझ से बाहर की चीज़ें। हम सिचुएशन का, लोगों का, उनकी माइंडसेट का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जैक्टली क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बस और खराब ना हो तो उतना बेहतर है। अब इस बीच मार्केट के लिहाज से देखें तो क्या है, मार्केट के लिहाज से 2 चीजें। एक ताइवान की वो सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली कंपनी की तरफ से कल ऑलरेडी वार्निंग कहें कि, वार्निंग कहना शायद थोड़ा सा डराने वाला शब्द हो जाता है, चेतावनी के लहजे में उन्होंने कहा कि भाई सिचुएशन अगर बिगड़ी तो अब प्रोडक्शन पे दिक्कतें आ सकती है। तो दुनिया भर को सप्लाई करने वाली, चिप सप्लाई करने वाली कंपनी ने ऑलरेडी चिंता जता दी है। तो बिजनेस के लिहाज से ग्लोबली ताइवान भले ही छोटा हो लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके पास जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अगर वो ना मिले
तो दुनिया भर में कई जगह आपके प्रोडक्शन आधे से ज़्यादा सिर्फ वहीं से आते हैं, आधे से ज़्यादा वहाँ से आते हैं, तो उनकी एक अपनी वैल्यू है। बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर सिचुएशन बिगड़कर चाइना वाकई में किसी न किसी तरह का सांकेतिक आक्रमण भी करता है, फुल फ्लेज ना भी करे, फुल फ्लेज इसलिए ना करें कि एक तरफ अगर आप ये कहते हैं कि ताइवान हमारा ही है तो आप अटैक क्यों करेंगे? हाँ, वो भी है, क्योंकि जैसे आप ताइवान पर अटैक करते हैं तो आप ये क्लियर कट बता देते हैं कि वो आपका नहीं, राइट? तो चाइना के लिए भी इतना आसान नहीं है आक्रमण करना। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, एग्जैक्टली क्या होगा हमें पता नहीं। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि जब तक ये ड्रामा चल रहा है थोड़ा शांति से संभल कर देखते रहें, कब कौन सी खबर अगले मिनट आएगी हमें पता नहीं। ये रशिया यूक्रेन टाइप वाला मामला था, जहाँ कब कौन सी खबर आएगी। वहाँ भी तनाव काफ़ी समय से था, लोगों को लगता कुछ नहीं होगा। यहाँ भी तनाव काफ़ी समय से है, लोगों को लगता कुछ होगा। यहाँ पर अब लग रहा है कुछ होगा। सो पता नहीं है, जब लगता था कुछ नहीं होगा हो गया, जब लगता है कुछ होगा नहीं हो। सो एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे न्यूज़ आए वैसे रखिए। हमारी सिंपल सी पोजीशनिंग ये है कि जब तक ये मामला ठंडा होता ना दिखे, अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन आपको ओवरनाइट पोजीशन लिमिट में रखनी है, पहली चीज। बहुत सारे मूविंग फैक्टर है। दूसरा, इंट्राडे पोजीशनिंग में भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन रखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी खबर पर मार्केट तुरंत ऊपर नीचे रिएक्ट कर सकते हैं, और ये खबरें अच्छी भी हो सकती है, ऐसा नहीं खराब है। रिस्क हमेशा दोनों तरफ की होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कल अगर लॉन्ग पोजीशन लेकर जो गए उनके लिए ओपनिंग की रिस्क थी, तो जिन्होंने दिन में शॉर्ट बनाया उनके लिए क्लोजिंग की रिस्क भी बनी। बिल्कुल, राइट। सो दोनों तरफ मार्केट वॉलेटाइल है, और ऐसी वॉलेटिलिटी में बजाय बाजार के डायरेक्शन को या आने वाली खबर का अंदाजा लगाने की ये कोशिश ना करें, ये करें कि मेरी पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, और मेरा ट्रेड अगर मेरी उम्मीद के विपरीत जाता है तो मैं कितना लॉस वहन कर सकता हूं, और उस लॉस को रोकने के लिए मुझे कहां पर अपनी पोजीशनिंग रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करनी। तो ऐसी सिचुएशन में जितना कम ट्रेड करें उतना बेहतर है। बिल्कुल, तो थोड़ा ट्रेड के लिहाज से ध्यान रखना है। और इस पर एक और हमारे बाजार के लिए भी एक सवाल है, बट वैसे तो एशिया आज संभला हुआ है, थोड़ा कल यूएस भी इसके लिए एडजस्ट हो गया, बट इस सब बीच में यूएस में एक दो चीजें रह गई फोकस करना। उसमें से एक तो कल तो उनकी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स गिरे, दूसरा 2 रीजनल प्रेसिडेंट्स ने कल भाषण दिया है पब्लिकली, और दोनों ने कहा है कि इन्फ्लेशन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये मान मत लीजिए कि इन्फ्लेशन खत्म हो गया, आगे भी रेट्स बढ़ेंगे, ऐसा वो कहकर गए। नहीं, हम मान ही नहीं रहे। आप इस गलत फहमी बोलो मत, हमें पता है कहाँ से खत्म होगी। 9% पे बैठे हो भाई साहब, आपका 2% का टारगेट है, खत्म कहाँ होगी? अभी तो शुरू ही नहीं हुई। एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक तो डेटा आया नहीं गिरने वाला। अभी तक तो ये है कि आपने मतलब निशाना मारना शुरू किया है। अभी तक तो आपने जो अब तक ट्रीटमेंट किया उसका तो असर भी आना बाकी है। तो ये गलतफहमी किसी को नहीं कि इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई खत्म हो गई है। ब्याज दरें बढ़ा देने से इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होती है। मतलब आपने अपनी सेना बना ली, सैनिक इकट्ठे कर लिया, हथियार लिया है, इससे युद्ध नहीं जीत लिया। युद्ध तो आक्रमण करके अपने विरोधी को हराकर ही जीता जाता है। करेक्ट। सो अभी तक आपने खाली ब्याज दरें बढ़ाई है, इन्फ्लेशन नीचे आया नहीं है। तो ये सबको पता होना है। लेकिन जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, मुझे लगता है दीप जो कल पोजीशनिंग हुई है, पहली चीज आप मूवमेंट देखिए, डाउ का दिन भर मजबूत था, बिल्कुल आखिरी 1 घंटे में दिया, जैसे हमारे आखिरी 15 मिनट में दिया ना। यस सर। मतलब ओवरनाइट रिस्क लेने की ताकत या फिर माइंडसेट कम है। यस, कि पता नहीं क्या हो जाए। एक दूसरा, जोर से सप्लाई आई है, जोर से आइए। और आज अगर डाउ फ्यूचर्स आपको 60-70 ऊपर दिख रहे हैं तो उस आखिरी आधे घंटे के फॉल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तेजी से इस डर में गिरा कि यार ओवरनाइट पोजीशन क्यों रखना है, अच्छे खासे तो मार्केट मजबूत बंद हो रहे हैं, और जब आपको पता है इतनी सारी चीजें तो क्यों ना कम कर लिया जाए। हमारे यहाँ भी एग्जैक्टली वही हुआ है, कल क्यों ना कम कर लिया जाए, राइट। नहीं तो 17,375 से आप सीधा गिरकर एकदम से आए, लगभग 75 पॉइंट आप 15 मिनट में निफ्टी पे गिरे, 350 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पर गए, करेक्ट। तो उसकी वजह ही दीप यही है कि ओवरनाइट पोजीशन, ओवरनाइट रिस्क रखने की इच्छा कम है लोगों की दोनों तरफ, और स्पेशली तेजी की तरफ तो ज्यादा। इस तरह के माहौल में तेजी करने वाले को डर ज्यादा है, मंदी करने वाले को कम है, कि उनके तो फेवर की खबर आ सकती है, वो ऐसा सोच कर चलते हैं। आए ना आए अलग बात है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, आप देखिए कल वापस से डॉलर इंडेक्स तेजी से बढ़कर आया है, 1 पॉइंट पूरा का पूरा बढ़ा है, 106 के पार निकल गया। और वो उसका वजह यही है कि जब भी दुनिया भर में आप इस तरह के तनाव देखते हैं तो लोगों को डॉलर चाहिए। बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड आप देखिए 270 के ऊपर निकल गया, तो बॉन्ड यील्ड बढ़कर आया 255 से 270 हो गया, वो एक खराब संकेत है। कच्चा तेल अभी तक तो $100 पे है, लेकिन ये तनाव बढ़ता है। आज ओपेक प्लस की बैठक के बाद आपको ये भी देखना है कि कच्चा तेल क्या हो सकता है, क्या 95 या 105,
दो में से एक तो होना ही है, बिल्कुल सर। वो एक मूविंग फैक्टर है। तो बहुत सारे मूविंग फैक्टर आपको ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं और उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा सावधान रहने में हर्ज नहीं है, हल्की सावधानी है। क्या फर्क पड़ता है, एक दो दिन बाद वापस जब सिचुएशन नॉर्मल जाए करिए जितना करना है। ओवरनाइट थोड़ा सा रिस्क रखना कम कर लेना चाहिए और इंट्राडे भी थोड़ा कम रखें तो बेहतर है। बिल्कुल सर। ये लाइव विजुअल्स सर आ रहे हैं और प्रेसिडेंट से मिलने जा रही हैं नैन्सी पेलोसी, तो उसी के विजुअल्स सर। अरे मिल के जल्दी जाओ भाई, वापस हो गया जो करना था, पता नहीं। मतलब अभी तो वो भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जब तक वो वहाँ है तब तक शांति है, उनके जाने के बाद क्रांति ना हो। हाँ, ये एक डर है। मुझे तो उल्टा ये लग रहा है कि अगर चाइना ने अभी तक खाली पोजिशनिंग की है, एक्शन बाद में किया तो। और देखो अगर चाइना को एक्शन करना ही है, जो इतने समय से हम लगातार बात कर रहे हैं, तो उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं होगा एक्शन करने का। बोले, और इस वक्त तो चाइना आराम से पूरी दुनिया को समझा सकता है कि इन्होंने उकसाया, क्या जरूरत है 25 साल बाद किसी सीनियर आदमी को वहां भेजने की, जब हम मना कर रहे हैं तो क्यों भेज रहे हो। मतलब उनके पास पूरे कारण है, आ गया। अगर उनको कुछ करना है तो उनके पास कारण है, इससे बढ़िया मौका उन्हें मिलेगा नहीं जी। और उल्टा करेंगे वो, जिम्मेदार अमेरिका को ठहराएंगे। करेक्ट। सो कुछ भी हो सकता है, तो अपने ये सब चीजें समझ के बाहर की है, शांति से रहिए, देखते रहिए क्या ड्रामा चल रहा है, क्या हो रहा है, ना हो बेहतर है, बस यही प्रार्थना है। बिल्कुल सर। तो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं ताइवान के राष्ट्रपति के साथ, इस समय नैन्सी पेलोसी की मीटिंग होने वाली है, वहां पर आप रखिए नजर। अच्छा, हमारे बाजार पर एक तो आपने बता ही दिया सर, थोड़ा इंडिकेशन दिया पोजीशन कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि कल काफी सारे लोगों को लगा होगा चलो रिस्क आ रहा है, पुट खरीद कर चले जाएं। आज SGX निफ्टी संभला हुआ है, इंट्राडे में भी कल ऐसी सिचुएशन आई होगी। थोड़ा ऐसे बाजार जो वॉलेटिलिटी भी हमने 2 दिनों से ऊपर जाती हुई देखी है, कैसे मैनेज करनी चाहिए सर पोजीशन? वैसे तो तेजी दिख रही है, बाय ऑन डिप दिख रहा है, बट अगर ऐसे रिस्क सामने हो तो इसमें है ना, आपको अपने आप को पहचानना है कि आप क्या है। अगर आप एक ट्रेडर हैं और टेक्निकली और सिर्फ टेक्निकल्स पर ट्रेड करते हैं तो कहीं बाजार कमजोर नहीं है, दूर दूर तक कमजोर नहीं है, और पहले सपोर्ट लेवल पे ही घूम रहा है। कल हमारा पहला सपोर्ट लेवल 17,150 17,200 था, कल का लो 17,215 है। 37,500 का पहला सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी पर था, 37,632 से ही घूम गया, तो बैंक निफ्टी तो और मजबूत है, ऊपर से 38,000 के ऊपर जाकर भी बंद हुआ। तो कहाँ कमजोरी है? नहीं है, कहीं भी नहीं। लेकिन जिस तरह से आखिरी 15 मिनट में गया, जिस तरह से ऊपर खुल के नीचे से आया, और जिस तरह से थोड़ा ओवरबॉट भी था, कल हमने कई सारे ट्रिगर्स फिगर्स आपको बताए कि किस तरह से पुट कॉल रेशियो पर ओवरबॉट है, किस तरह से एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन पर ओवरबॉट है, तो वो चीजें भी है। सो दोनों तरफ के आपके लिए ट्रिगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे मार्केट के लिए, आज भी, कल भी थे, आज भी है, ग्लोबल में भी और लोकल में भी है। मैं आपको जल्दी से थोड़े ट्रिगर्स बता दूं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या अच्छा क्या। पहले मैं बताता हूँ खराब क्या क्या। अमेरिका 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ, हमारे बाजार के बंद होने का 150 पॉइंट नीचे था, तो उम्मीद से काफ़ी नीचे कमज़ोर बंद हुआ। और अगर आज 60-70 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एकदम से आखिरी मिनटों में गिरे थे। बिल्कुल। पहला आपका डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया है, जो कमोडिटीज़ और इक्विटीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है, और जो रिस्क बढ़ रही है दिखाता है। आपके बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर आए, जो ये बताता है सबसे पहले इक्विटी मार्केट रिएक्शन देना दे, बॉन्ड मार्केट रिस्क पर रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन है। चाइना ताइवान को लेकर किसी भी तरह की अच्छी या खराब खबर आ सकती है, और खराब खबर के हिसाब से सोचें तो ज़्यादा चांसेस है, वो एक डर है ही। इसके अलावा ओपेक प्लस की आज बैठक है, $100 पर आप हैं, 105 106 हो गया, तो बैठक के बाद हो सकता है 95 भी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क तो है। तो आपके लिए ग्लोबली बहुत रिस्क है। लोकली आप देखिए, अभी पुट कॉल रेशियो कल हायर था, आज थोड़ा कम हुआ है, अभी भी हायर साइड पे। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी घटी है, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है। विक्स आपका फिर से बढ़ रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार हैं। तो दूसरा ये कि आप लोअर लेवल पर नहीं है मार्केट में, हायर लेवल पर हैं, रैली के हायर साइड पर है, सो आपके लिए रिस्क भी है। सो आई थिंक ये सारे आपको फैक्टर्स ऐसे जो ऊपर की तरफ आपको बढ़त को रोकेंगे। अब आइए पॉजिटिव क्या है। तकनीकी तौर पर बाजार बहुत मजबूत है, कल फिर आपने ग्रीन क्लोजिंग दी है, 5 पॉइंट ही सही, यानी कि इतने सब खराब माहौल और खराब खबर के बीच में बाजार गिरने नहीं है, बाजार की ताकत है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि थोड़ा आपके पुट कॉल रेशियो जो ओवरबॉट था थोड़ा कम हो गया, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम हो गई, ये अच्छी संकेत है। इसके अलावा आपके यहाँ आरबीआई की पॉलिसी शुरू हो रही, और दूसरा है कि अगर आज नैन्सी पेलोसी चली जाती है और उसके बाद वो कुछ ऐसा खराब ना बोले बगैर चले जाए, अभी उनके स्टेटमेंट आने शुरू हो रहे हैं, सुनना पड़ेगा क्या बोलती है वो। अगर वो कुछ ऐसा खराब ना बोले हमने तो फिर एक कटसी बीच में ऐसे घूमने फिरने आए थे जी, आप ऐसा मत सोचो कि हम कोई चाइना को डराने आए, इतना ही बोल सकते ना बोलने में कि भाई हम तो हमारे दोस्त हैं, मिलने जुलने आए थे, ठीक है बहुत टाइम हो गया मिले नहीं, 20-25 साल हो गए। हाँ 25 साल। चाइना को डरने की क्या बात है इसमें, और हमारा कोई चाइना की तरफ ऐसा है नहीं। चाइना भी बोले ठीक है जी चलो आप आगे चले गए, वापस मत आना,
है ना। सो उतने में हो गया काम। अगर ठीक होना है चीजें तो ठीक भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और आके निकल गई, इवेंट निकल गई, और इवेंट निकलने के बाद भी अगर चाइना कोई एक्शन नहीं लेता है तो भी बाजार बढ़ जाएंगे। सो बढ़ने के लिए भी आपके पास पूरे रीजंस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो दोनों तरफ की स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। ऐसे में या तो आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे लेना ही है, ठीक है, या आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है नहीं देना ही है, बस। और जिसको बेचना है उसके लिए भी 2000 पॉइंट की हायर रहे हैं, बिल्कुल है। लेना है उसको बहुत स्ट्रांग मार्केट दिख रहा है कि घटता नहीं है, बिल्कुल। सो आई थिंक थोड़ा दोनों तरफ की स्ट्रांग पोजिशनिंग में बेहतर ही है। अगर आपका बहुत स्ट्रांग व्यू और रिस्क लेने की ताकत है तो उस तरफ का व्यू लीजिए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है साल में 2-4 दिन ऐसे आते हैं जहाँ आप शांति से बैठे हैं, ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कमाई के। मैं उस कैंप में हूँ कि 2 दिन नहीं कमाया आपके लिए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा उछल कूद करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा पोजीशन संभालिए, रिस्क संभालिए। दोनों तरफ के ट्रेड्स कल आपने देखा है, बाजार ने दिखाया। हालांकि इस समय एसजीएक्स एक्सपायरी भी है वीकली वाली, एग्जैक्टली, वो भी एक्शन आपको आने वाला है। चलिए सर, फिर आज का थोड़ा सेटअप समझते हैं, एक और डेटा पॉइंट भी उस पर मैं बात करेंगे। बताएं सर। क्या बताऊं? हाँ, सारा सेटअप वैसे तो आपने एक इंडिकेशन दे दिया, सब न्यूट्रल 6 के 6 न्यूट्रल है। 6 के 6 ग्लोबल न्यूट्रल, एफएनओ न्यूट्रल, डीआई न्यूट्रल, सेंटीमेंट, एफएनओ, ट्रेड सब, तो रेंज बाउंड बाजार सब न्यूट्रल है, सारे न्यूट्रल। ग्लोबल में अच्छी भी खबरें जी, अच्छे तो दोनों है। हाँ। खराब तो आपने देख लिया, अच्छे में आज डाउ फ्यूचर्स थोड़े ग्रीन में, एशिया थोड़ा रिकवर कर रहा है। एफआईज कैश में खरीदा, वायदा कारोबार में बेचा है, मैं डीआईज ने कुछ नहीं किया। एफएनओ के संकेत थोड़े से ओवरबॉट होकर थोड़े से कम हुए तो न्यूट्रल हो गए। सेंटीमेंट दोनों तरह का है, एक तरफ डर है, दूसरे तरफ टेक्निकली मजबूत है, ट्रेंड आपका न्यूट्रल है। निफ्टी पर 17,150, 17,225 ये आज तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम, लेकिन अगला बड़ा सपोर्ट आपके लिए 17,000, 17,025 का निकल कर आता है। ऊपरी साइड 17,400, 450 तक की जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। इसके पार निकल कर टिकने पर 17,475, 17,525 अगला बड़ा टारगेट होगा जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 37,625, 37,750 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है, थोड़ा दूर है लेकिन सपोर्ट वहीं पर निकल कर आता है। इसके ठीक नीचे 37,425, 37,500 अच्छी खरीदारी की जगह बनती है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 38,200 को एक बार पार करके टिके तो 38,350, 38,500 ये पहली रुकावट की जगह है दीप, और 38,500 के पार निकल कर टिकने पर 38,600 से 38,750 अगला टारगेट निफ्टी बैंक निफ्टी का बनता है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और चाहे तो शॉर्ट पोजीशन भी आप ऊपर में वहाँ पर बना सकते हैं। ये आपके लिए बड़े जोन है सारे के सारे। अब आइए सपोर्ट लेवल, 17,350 पे आप बंद हुए हैं, 17,300, 17,250, 225 तीन छोटे लेवल हैं, 175, 150 मीडियम लेवल है, 17,100, 17,025 जिसकी जरूरत नहीं है, खाली नोट करके रखें। हायर साइड पर 17,375, 400 दो छोटे लेवल हैं, 450, 475 मीडियम लेवल है, 525, 600 तक के बड़े लेवल निकल कर आते हैं जो शायद आपको जल्दी से देखने को ना मिले। बैंक निफ्टी 38,025 के आसपास आप बंद हुए हैं। पहला सपोर्ट आपका 37,900 के आसपास बनकर आता है, इसको आप 37,925 कर लीजिए। पहला सपोर्ट लेवल 37,925, उसके बाद 37,750, 37,625 ये कल तक के लेवल है। इसके नीचे 37,500, 37,425 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और नीचे गए तो 37,375, 37,225 जिसकी संभावना काफ़ी कम है। ये सारे आपके लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल। ऊपर की तरफ कल का हाई है 38,175 के आसपास का पहला लेवल वो है, उसके बाद 38,350, 38,400 और 38,500 ये विजिबल हैं। इसके पार जाने की आज संभावना कम दिखती है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी है, कोई चीज़ के लिए मना मत कीजिए, और स्पेशली ऊपर की तरफ से दौड़ लगाने में इतना इंटरेस्ट है कि पूछे मत। तो 38,600, 38,750 दो मीडियम लेवल, 38,825, 38,875 फाइनल लेवल बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। अंडरस्टूड सर। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, लेवल बहुत आसानी से अच्छे से निकले हैं। कभी लेवल निकालने में बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन अभी ये 2-3 दिनों से लेवल बहुत अच्छे से निकल रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, उन लेवल पे मार्केट रुक रहा है सर, बिल्कुल। ऊपर का लेवल भी अगर आप देखिए, कल का आपका 38,200 था तो हाई आपने बनाया 38,180 का। निफ्टी में 17,400 का हाई था तो 17,390 पर एग्जैक्टली उसके आसपास जा रहा है। सपोर्ट लेवल पे भी 17,200, 17,215 से घूमा है। सो आई थिंक परफेक्ट लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो लेवल बहुत इजीली मिल रहे हैं इसलिए। और जब ऐसे लेवल मिलते हैं तो ज़्यादा फर्क तेजी मंदी से नहीं पड़ता। लेवल पे अगर मार्केट रेस्पॉन्ड करे ना तो आपके लिए ट्रेड लेना इजी हो जाता है। कि सपोर्ट पे रुक रहा है ना, ले लो, पहले सपोर्ट पे रुक रहा है, जैसे कल हमने बात की, रुक गया,
आपको मौका मिल गया, पहली रुकावट पर अटक रहा है तो आपको पता है प्रॉफिट बुक करना है। अगर वो लेवल तोड़ देना इधर उधर तो फिर आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो बहुत बढ़िया मार्केट है इस वक्त ट्रेड करने के लिहाज से, इंट्राडे में स्पेशली। चलिए, बढ़िया मार्केट है, बढ़िया लेवल्स मिल रहे हैं, ट्रेडिंग में मजा आएगा। अच्छा सर, वैसे तो कल बाजार थोड़ा ऊपर बंद हुए, बट एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन कट गई, पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कम होकर आया, जरा इसके बारे में भी समझ। कटनी थी दीप, क्योंकि देखिए 67% पे इतनी बड़ी इवेंट्स आपकी ग्लोबली है, तो लॉन्ग रखने का कोई मतलब आप लॉन्ग रखते क्यों है या शॉर्ट रखते क्यों? क्योंकि आपको हेज के पर्पज से, इंडेक्स में तो हेज के हिसाब से उनको ट्रेड करना है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने लॉन्ग पोजीशन घटाकर हेज थोड़ी सी अपनी बढ़ाई है, हेजिंग बढ़ाई है, वो ठीक है। पुट कॉल रेशियो आपका निफ्टी में थोड़ा कम होकर आया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, अभी भी कंफर्टेबल नहीं है ना, हाँ अभी भी नहीं है। बैंक निफ्टी का तो जस का तस है, 126 घटा ही नहीं है। तो आई थिंक अभी भी थोड़ा सा एफएनओ में हम हायर साइड पर हैं पोजीशन में, जो कि इस तरह के माहौल में नहीं। नॉर्मल डेज होता चलता, इवेंट के वक्त आपकी पोजीशन कम होनी ही चाहिए। किसी बड़ी इवेंट के पहले आप, कोई फेड की पॉलिसी के पहले हुआ, कोई दूसरी बड़ी इवेंट है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकती है, और सबको पता है कि चाइना ताइवान डाल सकती है, किसी भी तरफ तेजी में भी डाल सकती है, मंदी में भी। अगर सब अच्छा बोल दे तो आज भाग भी जाए मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं। 17,800 दिख जाए आपको, कुछ निकला है कमेंट्री में क्या? 2 दिन में 17,800, कोई बड़ी बात नहीं। करेक्ट, ताकत तो ही है ना, गिरने को मना कर रहे हैं बिल्कुल। और अगर कुछ खराब बोल दे तो आपको जो करेक्शन चाहिए 17,000 भी आने में कौन सा टाइम लगे? 2 दिन में 17,000 भी। सो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों बराबर हो, तो ऐसे में पोजीशन कम होनी जरूरी है। सो आई थिंक थोड़ा अभी भी हायर साइड पे विक्स 2 दिनों से देखिए लगातार बढ़ रहा है, वो आपको थोड़ा संकेत दे रहा है कि भाई वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, थोड़ी सावधानी रखिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये है आपके लिए पोजीशनिंग का डेटा। बताएं सर, फिर मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? स्टॉप लॉस आपके लिए 17,150, कल भी यही था, आज भी यही है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी आपके लिए स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे का 37,600, क्लोजिंग 37,475। ये आपके लिए, कल इंट्राडे का 37,700 का था, वो ट्रिगर हुआ थोड़ा सा, सुबह सुबह हुआ, 632 का लो बनाया था, किसी का ट्रिगर हो गया तो अलग बात। क्लोजिंग तो कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। ये आपके लिए स्टॉप लॉस। शॉर्ट अगर आप हैं तो कल आपको एक ही स्टॉप लॉस दिया था 17,400, इंट्राडे और क्लोजिंग 17,390 हाई बनाया, क्लोजिंग नहीं हुआ, कल आप बच गए। बिल्कुल, अब आज भी यही है 17,400। बैंक निफ्टी पर भी कल 38,200 का स्टॉप लॉस था, 38,200 आज भी है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। अंडरस्टूड सर। नई पोजीशन निफ्टी खरीदना है कल वाली रेंज में 17,150-200 था, आज थोड़ा सा उस रेंज को ऊपर बढ़ाया 17,150, 17,225, 75 पॉइंट की रेंज में। जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है इस वजह से रेंज में बढ़ा रहा हूँ, इस रेंज में खरीदिए। स्टॉप लॉस दूर का है वही लगाइए, नहीं लगा सकते तो मत खरीदिए। हाँ 17,000 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा 17,250, 300 दो छोटे टारगेट, 340, 390 दो मीडियम टारगेट, और इसके पार निकले तो फिर 450, 475 और 525 तक की यात्रा करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। अब आइए बेचने की बात है। बेचना का है थोड़ा ट्रिकी है, कल तो इजी था बेचने के लिए, रेंज बढ़िया मिल रही थी। दीप आज मैंने रेंज थोड़ी ऊपर की है, अगर मौका मिल जाए तो 450 से 525 की रेंज में बेचिए। वैसे तो मन 400 के आसपास भी कभी कभी करता है कि वहां पे भी बेचना चाहिए, लेकिन मैं इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूँ। आज कोई भी ट्रेड आपको किसी भी तरफ लेने के लिए हड़बड़ी नहीं करनी। आज वो पैसिव शिकारी की तरह अपने लेवल पे आने दीजिए, रेंज में आने दीजिए, तब शूट करेंगे। वो आराम से करिए, हड़बड़ी में हो सकता है आपको दोनों तरफ आराम से मौका दे मार्केट, क्योंकि अगर आप पहले एंट्री कर जाएंगे तो फिर आप बजाय जिस लेवल पे आपको एंट्री करनी है वहां एंट्री करने के बजाय आप स्टॉप लॉस लगाने की सोचेंगे। इसलिए 450 से 525 की रेंज में आने पर वहां बेचिए। स्टॉप लॉस 600 का होगा, टारगेट 17,400, 17,350 दो छोटे टारगेट, 17,300, 17,250 और 225 मीडियम टारगेट, 17,175 से लेकर 17,150 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर। बैंक निफ्टी बाकी है, खरीदना है 37,500 से लेकर 37,650 की रेंज होगी बैंक निफ्टी में आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से। स्टॉप लॉस आपको लगाना है थोड़ा सा दूर, 37,350 का, वहीं लगाइए। टारगेट जो बनेगा 37,750, 37,900 के दो छोटे टारगेट हैं, 37,950, 38,050 के मीडियम टारगेट है, 38,175, 38,350 और 38,400 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बेचने की बारी। यहाँ भी ट्रिकी है मामला, मतलब मन तो करता है कि जितना ऊपर में बेच पाए उतना बढ़िया, लेकिन फिर वो भी लगता है कि आएगा कि नहीं, और पता चला थोड़ा नीचे से घूम गया तो
हो सकता है। हाँ, सो एक जगह तो 38,500 के आसपास की जहाँ बेचना बनता है, दूसरी जगह जो है दीप वो 38,750 के आसपास की है। वो बहुत दूर लगता है आज के माहौल में। 38,750 सोचना थोड़ा सा दिस इज लिटिल टू मच, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि चलो बेचने का काम हम 38,400 से 38,600 की रेंज में करते हैं। राइट। स्टॉप लॉस 38,750 का लगा लेते हैं, ठीक है। और टारगेट जो बनेगा 38,350 और 38,200 दो छोटे टारगेट, 38,050, 37,925 दो मीडियम टारगेट, 37,750, 625 और 37,500 तक के नीचे के टारगेट क्लिक करनी है आपको बिकवानी। ठीक है सर, तो चलिए ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के जहां पर रखनी है आपको नजर। बैन लिस्ट आ गया सर, इस बार सीरीज की शुरुआत में हम देख रहे हैं स्टॉक आ गया। एस्कॉर्ट्स कल भारी गिरावट, इनफैक्ट 2 दिनों से कमजोर दिख रहा था, कमजोर सेल और कमजोर नतीजों के बाद ये है बैन में आपके लिए स्टॉक। डेटा समझाएं सर, कल कैश में खरीदारी है पर फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली करी है। पहली चीज तो हाँ 825 करोड़ की कैश में खरीदारी। और चल मजे की बात देखिए दीप, 75 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, तो स्टॉक स्पेसिफिक एफआई बेरिश नहीं है। इसका मतलब ये कि जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं वहां पर खरीदारी हो रही है, रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो 900 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी अच्छी है। इंडेक्स लेकिन 2725 करोड़ के बेचे हैं, बड़ा बेचा है इंडेक्स कल उन्होंने। सो मार्केट को लेकर थोड़ी सी क्वेश्चन और थोड़ी सी हेजिंग वाला माहौल है, जबकि स्टॉक स्पेसिफिक। अब ये देखो एक और ट्रिगर ऐसा है जो आपको दोनों अलग तरह की चीज देता है। अल्टीमेटली तो पैसा स्टॉक खरीद के बनाना होता है, बिल्कुल, तो एफआईज भी यही करते हैं। सो स्टॉक्स तो खरीद रहे हैं अभी भी, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको मार्केट ठीक नहीं लग रहा तो चलो इंडेक्स बेच के हेजिंग कर लो। स्टॉक तो नहीं बेचेंगे, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। करेक्ट। सो वही हो रहा है। सो आपको दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, कुछ अच्छा कुछ खराब, हर अच्छे के साथ कुछ खराब भी है। खराब भी है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए लोकल फंड्स वेट एंड वॉच वाले मूड में 118 करोड़ की खरीदारी छोटी है, लेकिन देखो ये भी बेच नहीं रहे। आप सोचो, नहीं तो 17,400 पे क्यों नहीं बेचना चाहिए लोकल फंड को? 15,200 पे तो इन्होंने ही लिया था, बिल्कुल, अभी भी बेच नहीं रहे। उसका रीजन भी हो सकता है कि फ्लोज आ रहे हैं लगातार, तो बेच के भी क्या करेंगे, वापस तो लगाना है पैसा, पता चला नीचे नहीं आया तो जवाब किसको देंगे? इसलिए बेचना भी नहीं। सो डेटा उस हिसाब से मिले जुले हैं दोनों ही। अब एफएनओ के डेटा में एक चीज साफ दिख रही दीप, वो है 17,200 से 17,500 की रेंज। 17,200 के पुट पर 82 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 के कॉल पर 73 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो एक तो बड़ी रेंज आपकी होगी। इस बड़ी रेंज में जब तक आप 45 पॉइंट कमजोर खुलते हैं या कमजोर होते हैं, तब तक आप मंदी में नहीं है। आपको मंदी 17,300 के नीचे से ही गिननी है। 17,300 के ऊपर जब तक आप अच्छे ही हैं, ये कॉन्फिडेंस अपने आप के अंदर रखिए। क्यों? 17,300 के पुट और कॉल दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है 48 लाख शेयर का, और दोनों में कल ही 10-10 लाख शेयर। मतलब कल 17,300 का पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों बराबर पोजीशन बना कर गए, एग्जैक्ट नंबर भी सेम, कल 10-10 लाख शेयर ऐड हुए वो भी सेम। सोचो, तो 17,300 आपके लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल है। नीचे इमीडिएटली 17,150, 17,200 का काम कर लेगा, ऊपर 17,475, 17,525 रुकावट का काम करेगा। ये एफएनओ डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हल्की सी रुकावट 17,400 के आसपास है, जहां 60 लाख शेयर कॉल्स में खड़े हैं। गॉट इट। बैंक निफ्टी 38,000, यही मेक और ब्रेक लेवल है। 38,000 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 25 लाख शेयर है। आप सोचिए, ये सीरीज की शुरुआत हुई, तीसरा दिन है। बिल्कुल, जो चीज आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलती है, वो आज कल देखने को मिली है डेटा में। बैंक निफ्टी के पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट है, वो है 38,000, और आप बंद 38,025 पर ही हुए। तो आज 38,000 के ऊपर निकल कर टिकेंगे, जो कि सुबह सुबह होने वाला है। और 38,200 को जैसे ही पार करके टिके दीप, शॉर्ट कवरिंग 38,200 100%। कल 38,180 तक आ गए थे, आपका जो टारगेट था ऑलमोस्ट आ गया था। बैंक निफ्टी में 25-30 पॉइंट की तो आपको थोड़ा देनी पड़ेगी, 10-15 पॉइंट निफ्टी में, 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे हो जाता है। 38,200 पे 25 लाख शेयर जो पुट राइटर खड़ा है या कॉल राइटर, और हाईएस्ट है। हाईएस्ट लेवल को पार करके टिकने का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। और अब समझो आपने 25,200 में, क्यों 25,200 के ऊपर, सॉरी 38,200 के ऊपर बोल रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। 38,200 पे 14 लाख शेयर और है, यानी कि आपने 38,200 जैसे ही पार किया तो करीबन आपके 50 लाख शेयर कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए। 350, 400, 500, 38,500 तक की विजिबिलिटी मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, ये डेटा के दम पर। ओके, अगर कुछ खराब खबर ना आए तो। क्लियर है?
सपोर्ट इमीडिएटली 38,000 है, इसके ठीक नीचे 37,700 37,800 की रेंज में छोटा सपोर्ट है और 37,500 आप नहीं तोड़ेंगे, ये डेटा में साफ दिख रहा है। ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी डन। बहुत बढ़िया डेटा, मजेदार डेटा है एकदम। चलिए, और डेटा रिस्पेक्ट भी कर रहा है बाजार को, जैसा अनिल जी बता रहे थे, तो उस पर भी है नजर। अच्छा सर, आपसे राय भी लेनी है जी नतीजों पर। हाँ, नतीजे वायदा बाजार के ही हैं, बट कैसे लगे सर आपको, स्पेशली वोल्टास? वोल्टास बहुत ही ढीले नंबर्स हैं, मतलब इतने खराब नंबर्स कोई कंपनी कैसे दे सकती है? ना ऑर्डर इनफ्लो है कोई ढंग ढंग के, मार्जिन पर दबाव है। हालांकि एक ही चीज अच्छी है इस कंपनी के बारे में कि इस साल स्टॉक ऑलरेडी 18-20% नीचे गिर चुका है, तो पूरी तेजी में इसने कुछ नहीं किया, तो ऑलरेडी काफी हद तक आप कह सकते हैं कि सबको पता था ये। फिर भी मुझे लगता है 4-5% और कमजोर हो सकता है, लेकिन कमजोर होने के बाद और गिरेगा इसके चांस कम है क्योंकि खराब नतीजे काफी हद तक पता थे और वो आए भी खराब है। इसलिए आज इसमें एडवेंचर शॉर्ट करने का भी ना करें, गैप से अगर खुल जाए एक बार एडजस्ट हो गया फिर हाँ वो हो सकता है कि बहुत नीचे खुल जाए तो रिकवर भी कर जाए शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में। इसलिए स्टॉक प्राइस अपनी जगह अलग है, वो मूवमेंट थोड़ा वाइल्ड हो सकता है, मैं इसलिए अंदाजा नहीं लगाना चाहता। खुलेगा नीचे और नीचे खुल के वापस बढ़ भी जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर्स खराब है और अगर किसी एफआईएस का मूड हो गया नहीं इस नंबर पे हमें पूरा जीरो ही कर देना है तो और गिर भी जाए 900 आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए प्राइस पे मैं कोई राय नहीं दे रहा कि किस तरफ जा सकता है, लेकिन क्वालिटी वाइज नंबर्स बहुत ही घटिया है और वोल्टास जैसी कंपनी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इस तरह के माहौल में जब सारी कैपिटल गुड्स कंपनियां और इस तरह की जो कंपनियां जो जुड़ी है इस बिजनेस से वो अच्छा करी तो वोल्टास को खराब करने की जरूरत नहीं है। दूसरा खराब है इंडस टावर्स। एक राइट ऑफ भी लिया 2200 करोड़ के आसपास का, मेरे ख्याल से आइडिया का ही होगा और तो क्या गिनती के 3 तो क्लाइंट है इनके पास। किसका और तो किसका करेंगे, भारतीय जियो का तो किसका और तो किसका करेंगे, भारतीय जियो का तो करने से रहे बिल्कुल। तो अब लेकिन उसकी वजह से नंबर्स खराब दिख रहे हैं। किसी का इंटरेस्ट इस स्टॉक में भी है, मार्जिन इतने गंदे हैं तो थोड़ा और नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, भी गिरना चाहिए। 3-4% का तो केस बनता है इसमें। अच्छे नंबर सीमेंस के हैं, दोनों तरह से नंबर्स बढ़िया हैं, ऑपरेशनली बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, ऑर्डर इंटेक बहुत बढ़िया है। सीमेंस यहाँ से भी चल सकता है, बढ़ा हुआ स्टॉक है लेकिन और बढ़ना चाहिए, ये डार्लिंग रहेगा, सीमेंस चलेगा। तो ये 2-3 नंबर्स मैंने देखे हैं, बाकी दीपक नाइट्राइट मैंने विस्तार से देखे नहीं है तो बट बॉश अच्छे नंबर। बॉश के अच्छे, बॉश बहुत बढ़िया नंबर, लंबे समय बाद बॉश ने बहुत बढ़िया नंबर्स पेश किए, लेकिन क्योंकि ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है नहीं, इन्वेस्टमेंट वालों का है तो, लेकिन नंबर्स बहुत ही बढ़िया, बहुत मजबूत नंबर्स हैं बिल्कुल। तो बॉश पर रखिएगा नजर। इंडस टावर, सीमेंस, दीपक नाइट्राइट भी नतीजों पर रिएक्ट करेगा एंड ऑफ कोर्स वोल्टास पर तो फोकस है। एक और स्टॉक है कैश में, थर्मैक्स बढ़िया नंबर पता नहीं, मतलब मैं जैसे नंबर चाहता हूँ थर्मैक्स से वैसे है नहीं। मतलब थर्मैक्स के नंबर देखने से बजाय मुझे ना वो आशीष भंडारी साहब की कमेंट्री सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब कमेंट्री सुन के बहुत जोश आता है, नंबर देख के ठंडा हो जाता है। टाटा मोटर जैसा। हाँ, टाटा मोटर जैसा है, बहुत अच्छा। नंबर में दिखता नहीं है इतना, जैसे चाहिए वैसे नहीं है। ठीक है, मतलब बुरे नहीं है, लेकिन मैं थर्मैक्स से, जब कैपिटल गुड्स प्रेस इतनी मजबूत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना, और अच्छे नंबर दीजिए, और बढ़िया चाहिए इस समय बिल्कुल। तो इस स्पेस का समय है, इस समय इस पर है हमारी नज़र। आइए फिर ये नतीजे और बाकी जो नतीजे हैं थोड़े और विस्तार में इनके बारे में जानें, और साथ ही आज की खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, अरमान, नुपुर और आशीष सारे के सारे हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में सबसे पहले तो एफएनओ स्पेस की 10 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सॉल्यूशंस, गोदरेज कंज्यूमर्स, इंटरग्रुप एविएशन, लुपिन, पीआई इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया समेत गुजरात गैस के नंबर्स पर नजर रखनी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी आज से शुरू होनी है, 5 तारीख को इसका फैसला आएगा। साथ ही ओपेक प्लस की बैठक आज शाम नतीजे आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, तो वहाँ से किस तरह से कच्चे तेल उत्पादन पर फैसला निकल कर आता है ये देखना हमारे बाजार के लिए काफ़ी अहम होगा। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे मारुति सुजुकी और कोफोर्ज के नंबर्स, कोफोर्ज के इंटरिम डिविडेंड्स। साथ ही आपको जो पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं वहाँ पर अब फोकस रखना है। वोल्टास, यहाँ पर नंबर्स काफ़ी खराब है, खासकर ऑपरेशनली नंबर्स, जितना 9% का हमारा अनुमान था मार्जिन पर 6.4% पर आई है। कंपनी का मुनाफा 10% घटकर 110 करोड़ पर आया है, जबकि अनुमान स्ट्रीट का 191 करोड़ रुपए का था। तो दोनों ही ऑपरेशनल लिहाज और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। यही नहीं, अगर आप दीपक नाइट्राइट पर भी नजर डालें तो बिलो एस्टिमेट्स नंबर दिख रहे हैं। ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस है, 17% के मार्जिन आए हैं 30% के मुकाबले, और 22% का हमारा अनुमान था तो घटने का ही था, बट उससे भी ज्यादा घटकर मार्जिन आए हैं कंपनी के, और मुनाफा भी 235 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, 22% घटकर 261 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था। तो लार्जली नंबर्स दीपक नाइट्राइट के भी अनुमान से कमजोर। बिल्कुल, तो ये तो है। कुछ और नंबर्स जानते हैं अरमान के साथ भी। अरमान, मॉर्निंग बताइए। जी,
सबसे पहले सीमेंस पर ध्यान रखिएगा। सीमेंस के बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग आपको 50% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर आए हैं इनके, 8.6% से बढ़कर 9.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको लगभग 82% की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। और जो न्यू ऑर्डर्स मिले हैं उनको, उसमें भी आपको 15% का उछाल देखा गया है। बॉश के नतीजे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 45% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे, थोड़े से बढ़कर आए, 12.6% से बढ़कर 12.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी 260 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। इंडस टावर अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 3% घट कर आई है। मार्जिन्स करेंगे, मार्जिन्स 57.2% से घटकर सिर्फ 33.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में तो 74% का आपको कट देखा गया है। अब नतीजों में नवनीत एजुकेशन अगर देखेंगे, नतीजे जो हैं ओवरऑल अगर आपको दिख रहे हैं तो अच्छे दिख रहे हैं नतीजे। आय लगभग 112% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, 17.9% से बढ़कर 28% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी 32 करोड़ से बढ़कर लगभग 140 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। आयन एक्सचेंज नतीजे, आय लगभग 22% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में आपको कटौती देखी गई है, 11.4% से घटकर 8.6% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा में 17% का उछाल देखा गया है। थर्मेक्स के अगर नतीजे देखेंगे, हालांकि मार्जिन्स इनके घट कर आए हैं। आय अगर आप देखेंगे 57% बढ़कर आई है। मुनाफा 39% बढ़कर आया, पर मार्जिन्स में इसमें कटौती देखी गई है, लगभग 6% से घटकर 5.8% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 31% बढ़कर आई है, पर देखिए मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है, 27.9% से घटकर सिर्फ 18.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग 9% की कटौती देखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय के कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, कौन से नतीजे हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में। कमज़ोर के साथ शुरुआत कर रही हूँ। जेएम फाइनेंशियल काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते दिखे। जो आय थी वहाँ पे 20% कम होके आई है इस बार। जो और कामकाजी मुनाफा है वो भी 17% से कम होके इस बार आया। हालांकि जो मार्जिन है वहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट का सुधार आता दिखा है इस बार, लेकिन जो ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए वहाँ भी कोई सुधार इस बार आता नहीं दिखा है। शीला फॉर्म काफ़ी अच्छे नतीजे हैं यहाँ पे। कंपनी के जो आय है वहाँ पे 32% की ग्रोथ है। जो कामकाजी मुनाफा है वो 70% से बढ़कर इस बार आया है। मार्जिन्स भी काफ़ी हद तक सुधरे हैं इस बार। जो 7% थे वो अब बढ़कर 9% होते दिखे। मॉयल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, यहाँ भी कंपनी का 28% से आय बढ़कर आई है। जो कामकाजी मुनाफा है वो 77% इस बार बढ़ा है। जो मार्जिन है वहाँ भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आते दिखा है। जो 29% था वो अब 39% हो चुका है। और जो मुनाफा है वो भी 66% से बढ़कर इस बार आया है। जीआईसी हाउसिंग काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। यहाँ भी जो एनआईआई है वहाँ पे 17% की ग्रोथ आती दिखी है। जो प्रॉफिट है वो भी जो 3 करोड़ था पिछले साल वो अब बढ़कर 40 करोड़ होता हुआ नजर आया। गति काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे यहाँ भी है। कंपनी के जो आय है वहाँ पे 44% का इंक्रीज है। जो कामकाजी मुनाफा है वो जो पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ था वो अब 19 करोड़ होता दिखा है। और मार्जिन 4.5% के आसपास आते दिखे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, सारे रियल एस्टेट कंपनीज के नतीजे हमने देखे काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है। जो कंपनी की आय है वो 900 करोड़ के आसपास आती दिखी है। मार्जिन हालांकि थोड़े से दबाव में, जो 29 से कम होकर 26% के आसपास है, लेकिन कंपनी अब घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। दूधला वहाँ पे थोड़े से कमज़ोर नतीजे आते दिखे। हालांकि मिले जुले आय है वहाँ पे 40% की बढ़त है, पर जो कामकाजी लेवल जो मुनाफा है वो 11% से कम होकर आया है। मार्जिन भी कम हुए, जो 10% थे वो अब 6% रह गए। और जो प्रॉफिट है वो भी 30% से कम होकर इस बार आता दिखा है। और लास्ट में जय भारत मारुति, वहाँ पे बढ़िया नतीजे आते दिखे। 35% से कंपनी की आय बढ़ी है। जो कामकाजी मुनाफा है वो 31% से बढ़ा है। मार्जिन में भी थोड़ा सुधार है। और जो प्रॉफिट है वो पिछले साल 3 करोड़ का था वो अब 8 करोड़ होता दिखा है। तो ये है आपके लिए सारे के सारे नतीजे जहां पर आज रिएक्शन दिखेगा। पर खबरें भी हैं कुछ। कुशल, कौन सी है खबरें ये? बिल्कुल, तो खबरों के लिहाज से सबसे पहले ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स पर फोकस रखिए। कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स है 17,000 प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। साथ ही डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया गया है और 11 रुपए से घटकर अब ये 5 रुपए कर दी गई है। और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको नील कर दिया गया। जोमैटो, यहाँ पर नज़र रखिए, एक ब्लॉक डील होने की संभावना है और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो शेयर बेचकर करीब
2935 करोड़ रुपए जुटाएंगे। जोमेटो में करीब 48 से 54 रुपए प्रति शेयर के बीच ये ब्लॉक डील होने की उम्मीद लगाई जा रही है और उबर यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है इस ब्लॉक डील के जरिए। साथ ही औरोबिंदो फार्मा पर नजर रखिए। आंध्रा यूनिट में यूएस एफडीए की जांच पूरी हो चुकी है और इसके तहत 3 आपत्तियां जारी की गई है। 25 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ये जांच की गई थी। जुबिलेंट फार्मोमा रुड़की प्लांट में यूएस एफडीए का ऑडिट पूरा हुआ है और वहां पर भी 6 आपत्तियां पाई गई हैं, तो दोनों फार्मा कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। ईक्लक्स यहां पर पॉजिटिव है। 9 अगस्त को बोर्ड बैठक है जिसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड भी फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपनियों के मर्जर को सेबी से अब सैद्धांतिक मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। आईटीसी, इनका जो लाइफस्टाइल बिजनेस है इससे ये बाहर हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक रिव्यू इन्होंने किया था, उसके तहत यहाँ पर इस बिजनेस से ये एग्जिट कर जाएंगे। साथ ही कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स पर नजर रखिए। मार्केट कैप करीबन 317 करोड़ रुपए का है कंपनी का और कंपनी को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से लगभग 27 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर 31 जुलाई 2023 तक पूरा करना है। जबकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, FY22 में इनका जो रेवेन्यू था वो केवल 7 करोड़ रुपए का था। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारी सारी खबरें और कुछ स्टॉक्स जहां पर नतीजों का भी रिएक्शन आएगा। पर इन सब पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, आइए जानते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजों के साथ सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूं। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर कल नंबर आए थे, इसके बाद सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1523 रुपए के लक्ष्य के लिए 1464 की क्लोजिंग है। मान रहे कि कलेक्शंस थोड़े से धीमे हैं और साथ में अगर आप देखें तो कैश फ्लोज भी ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि प्री सेल्स की जो गाइडेंस है वो कंपनी ने बरकरार रखा है, तो इसे ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव मान रहे हैं। बाकी बैंक ऑफ अमेरिका अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लगते रहे 1650 रुपए का। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 1487 रुपए का लक्ष्य दिया है। और जेफरीज देखिए ये सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। एकमात्र ऐसे ब्रोकरेज हाउस हैं जिनकी रिपोर्ट मेरे पास है जो खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी इन्होंने बढ़ाया। हालांकि 2100 से बढ़ाकर 2125 कर दिया है। 1464 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो यूबीएस बिकवाली किराए को बरकरार रखे हैं, सबसे कम लक्ष्य दिया है 1190 रुपए का। वोल्टास यहाँ पर भी देखिए कमजोर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सीएलएसए कह रहे हैं बिकवाली कीजिए 930 रुपए के लक्ष्य के लिए 1000 रुपए की क्लोजिंग है। एक और खास बात इन्होंने ये की कि इस तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो मार्जिन्स को सैक्रिफाइस करके वोल्टास ने जो मार्केट शेयर है वो गेन किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1168 रुपए की लक्ष्य ले। और मैक्वायरी भी देखिए मार्केट शेयर के पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 940 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि मार्च में जिनका मार्केट शेयर करीब करीब 20% था, अब वो जून के में अगर आप देखें तो बढ़कर 24% हो गया है। तो ग्रोथ यहाँ पर मार्केट शेयर में जरूर देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3170 रुपए के लक्ष्य के लिए। और जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि आगे जाकर विंडफॉल टैक्सेस जो है इसमें आपको कटौती देखने को मिल सकती है। और साथ में जो स्पेक्ट्रम सेल हो रहे हैं यहाँ पर जियो की पोजीशनिंग और स्ट्रांग हो रही है, इसके चलते भरोसा बना हुआ है। लेकिन मैक्वायरी लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। और नोमेरा ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2885 के लक्ष्य के लिए। सीमेंस यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2770 के लक्ष्य लिए 2737 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि नतीजे जो आए वो इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले। इंडस स्टार पर क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 219 की क्लोजिंग है, 175 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 942 की क्लोजिंग है, 1100 रुपए का जो है ये लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे कि जो इंडस्ट्री की स्पेंडिंग है इसमें मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो 4% की गिरावट है, लेकिन साल दर साल 73% का बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। अल्ट्राटेक सीमेंट सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 7365 रुपए के लक्ष्य के लिए, कहने की कंपनी राइट ट्रैक पर है। और अंत में थर्मैक्स यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2300 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द डे दो उससे पहले अनिल जी एक अपडेट है। अभी मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में हमने जी शिपिंग को रिकमेंड किया था 570 के अराउंड,
वो भाग रहा है। और दूसरा, अभी हमने एक दिन 2 पिक्स दी थी साथ साथ, और मेट्रो ब्रांड में आपने बोला भी था इतने बड़े टारगेट, तो छोटे टारगेट दीजिए। तो अनिल जी 750 के बड़े टारगेट्स भी वहां अचीव हो गए हैं। और आज भी जो पिक ऑफ द डे अनिल जी, ये पिक ऑफ द डे भी है, ये पिक ऑफ द मंथ भी है, ये भी बड़ी तेजी से भागेगा। कब भागेगा मतलब कि इसको टाइम करना एग्जैक्ट मुश्किल है। स्टॉक है एनएचपीसी, कल की क्लोजिंग है 35.5, तो 36 रुपए के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो काफी तेजी से भागता हुआ दिखेगा। पिक ऑफ द डे के नजरिए से 34 रुपए, 34 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 38-39 रुपीज के टारगेट के लिए एनएचपीसी है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो एनएचपीसी है आपके लिए 38 और 39 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स के चार्ट पर अनिल जी एक पैटर्न बन रहा है जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और उसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। कल मैंने और राकेश जी ने औरो फार्मा पर खरीदारी की राय दी थी, बाजार जब बंद हो रहा था उस समय। तो अनिल जी मुझे लगता है कि जो फार्मा स्टॉक्स है, और सेलेक्ट फार्मा, सारे नहीं, कुछ फार्मा स्टॉक्स में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी आज खरीदारी की राय है सिप्ला पर, जिसके चार्ट पर हमने एक बहुत अच्छी रिकवरी कल के ट्रेड में देखी, और मुझे लगता है कि आज भी फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, और सिप्ला विशेष रूप से चार्ट पर मजबूत लग रहा है। तो यहां पर खरीदारी करके चले। 990 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, 1040 का पहला टारगेट होगा। ओके, 1040 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप यहां पर। आइए अमरीश सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज का मेरा स्टॉक है कमिंस इंडिया। ये मैन्युफैक्चर करती है डीजल इंजन जिसका यूज होता है ऑन रोड सेगमेंट जैसे ट्रक्स हो, और फिर ऑफ हाईवे सेगमेंट जैसे मरीन, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, रेलवेज। पर बड़ा सेगमेंट है इनके लिए पावर जनरेटर्स, और जनरेटर्स काफी यूज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं इंडिया में, ऑटोमेटिकली जनरेटर का डिमांड काफी बढ़ रहा है। रिटेल और हेल्थ केयर सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, यहाँ भी डिमांड रहता है। और नेक्स्ट जो मेजर डिमांड आएगा डेटा सेंटर से, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ 5G जिस हिसाब से स्टोरेज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा फॉर IoT, फॉर OTT, और ज्यादा डेटा सेंटर मीन्स जनरेटर डिमांड बढ़ता है। पर हायर कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट तो किया है मार्जिन्स पे, पर पार्शियली ऑफसेट किया था बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मिक्स और प्राइस हाइक। अभी कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं, सो दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर कमेंस। एबिटा मार्जिन्स मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 15% के ऊपर जाएगा, अभी करीब 14.5-15% दिखा रहा है, बट इट शुड मूव बियॉन्ड दैट। और EPS एक्सपेक्टेशन जो है FY24 का करीब 48 का है, तो इससे मेरा टारगेट बनता है 1440। ओके, तो क्यूमिंस है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय अमृतसर की तरफ से आती हुई आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम क्या पसंद है आपको। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरे तरफ से आज का जो पिक ऑफ द डे होगा वो होगा BEML। बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट कल का चार्ट में देखने को मिला था, एंड ऑफ डे चार्ट में देखने को मिला था। इनफैक्ट मई महीने से जो भी कंसोलिडेशन फेज में था उसका ब्रेकआउट कल आया था एंड सेशन में, और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है ये स्टॉक में। तो यहाँ से मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलना है। बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। 1475 1510 का इंट्राडे टारगेट के लिए BEML को खरीद कर चलेंगे। 1380 या 75 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो BEML है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए राय है खरीदारी करने की। कल स्टॉक में कुछ खबरें आई भी थी कि शायद इनका जो डीमर्जर की प्रोसेस को मंजूरी मिल गई, और उसके बाद अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट BEML के डाइवेस्टमेंट के लिए आने की तैयारी बनेगी। इस खबर के दम पर स्टॉक काफ़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ नजर आया था। वागले साहब गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा टाटा पावर। कल का जो आखिरी 1 घंटे में जो मूव आया है, मुझे लगता है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। 232-33 के आसपास का बंद है। मुझे लगता है ये 240 तक जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस 228 होना चाहिए। 28 के स्टॉप लॉस के साथ 240 के टारगेट के लिए टाटा पावर में करें खरीदारी। एक और स्टॉक जो एक्शन में है, और अमरीश सर आपसे उस पर राय लेनी है, वो है जोमेटो। कल बड़ा तगड़ा एक्शन देखने को मिला। आज खबरें आ रही कि कुछ बड़े डील्स हो सकती हैं। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी समय से लेके बैठे हैं, उबर का नाम उसमें आ रहा है, आज एक बड़ी ब्लॉक डील में शेयर बेच भी सकते हैं। जाहिर सी बात है बेचे के तो डिस्काउंट पे, लेकिन डिस्काउंट क्या
उनको तो मौका मिल रहा है अच्छा खासा बेचने का। जोमेटो, क्या व्यू है आपका, और अगर आज कोई ब्लॉक डील होती है, नीचे मिलता है, तो क्या कुछ खरीदारी करने का मौका है या दूर रहे? अभी तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लाइक बाउंस बैक था, वो बाउंस बैक हम लोगों ने देख लिया है पोस्ट द रिजल्ट्स। पर अभी जिस हिसाब से सेलिंग आएगा फ्रॉम ऑल दीज ओल्ड शेयर होल्डर्स, ये मैंने काफी ज्यादा सेलिंग रहेगा, आई थिंक एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स फोर्सिएबल। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेलिंग वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 32 to 35 ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। ओके, तो ये है आपके लिए राय जोमेटो पर, जिस पर आपको रखनी है नज़र। आज ब्लॉक डील भी होने वाली है इस काउंटर पर, तो उस लिहाज से भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर रखनी है नज़र, आज नतीजों का भी रिएक्शन आएगा। दीपक नाइट्राइट, एक बार सिमी जी से इसके चार्ट्स पर राय ले ली जाए। सिमी जी, नतीजे कमज़ोर आए थे, चार्ट्स क्या कहती हैं दीपक नाइट्राइट? दीपांशु, नतीजे कमजोर है, पर चार्ट में मुझे लगता है कि ये स्टॉक एकदम राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन में है और ब्रेकआउट का इंतजार में है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 2020 के आसपास है, भी इसका 200 डेमा है 2015 के आसपास है। 2015-2020 दीपांशु जब क्रॉस करेगा तब रिजल्ट्स, बिना रिजल्ट्स के ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। ऐसे तो स्टॉक बहुत ऊपरी लेवल से थोड़ा सा तो नीचे आ ही चुका है, पर यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड होगा। आज रिजल्ट्स के बाद अगर ये स्टॉक कोई गैप डाउन ओपनिंग दे देते हैं तो भी मुझे लगता है कि 1900-1880 का लेवल इसके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और जब तक ये सपोर्ट होल्ड होता है तब तक लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह। 2020 के ऊपर फ्रेश एडिशन सजेस्ट करूंगी। 2200 से 2250 का बड़ा टारगेट के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। एटलीस्ट चार्ट वाइज तो यही मैं सजेस्ट करूंगी कि बाय ऑन डिप्स बिल्कुल मेंटेन करें, या 2020 क्रॉस करेगा तो 2200-2250 का टारगेट के लिए इसमें फ्रेश खरीदारी कीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट। कल जस्ट टुवर्ड्स द एंड एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, शायद बाजार ने एक बार एंटिसिपेट कर लिया था कि नतीजे डिसअपॉइंटिंग आने वाले हैं। जीआईसी हाउसिंग, बंसल जी इसका चार्ट जरा देखें, यहाँ पर नतीजे थोड़े ठीक ठाक आते हुए दिखे हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं सर जीआईसी हाउसिंग के? दीपांशु, जीआईसी हाउसिंग का अगर टेक्निकल चार्ट देखें, एक मिनट दीपांशु, जीआईसी हाउसिंग का टेक्निकल चार्ट दीपांशु पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक ब्रेकआउट, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक नेकलाइन टूटी है 135 रुपए 50 पैसे की एक नेकलाइन टूटी है। तो जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी की भी राय है। और टेक्निकली मुझे लगता है 143, 144 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, 143, 144 के लेवल्स के लिए जीआईसी हाउसिंग पर आपको रखनी है नजर बनी हुई है। आज गति पर भी, इसके भी नतीजों का रिएक्शन आने वाला है। कुणाल जी, कोई राय गति के चार्ट पर? नतीजे तो अच्छे आते हुए दिखे इनके। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट है गति का, हमने देखा है कि स्टॉक काफ़ी समय से बिल्कुल ही सबड्यूड है। इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट हमने नहीं देखा, लेकिन एक कंसोलिडेशन अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें चाल जरूर बनेगी। डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम दिखता है, क्योंकि एक बड़ा मजबूत सपोर्ट 140 के आसपास है जो वायलेट नहीं होना चाहिए। ऊपर मुझे लगता है काफ़ी बड़ी जगह है, तो इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो बाय साइड पर है। और मुझे लगता है 170, 175 के लेवल्स आएंगे। तो अगर आज मोमेंटम बनता है तो 175 के लक्ष्य से खरीदारी कराए। ओके, तो ये है आपके लिए गति 175 तक जाने की इसमें संभावना है। ये काउंटर भी फोकस में रहेगा आपके लिए। मॉइल, ये भी इंटरेस्टिंग काउंटर है, इसके भी नतीजे आपने आते हुए देखे हैं। मॉइल, सिमी जी इसका चार्ट कैसा लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया सा चार्ट है दीपांशु। स्टॉक अगर ड्यूरिंग द डे कोई एक्टिविटी शो करता है 165 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। ये स्टॉक मैं जो जितना जानती हूँ, मेरा फॉर्मेशन में, मेरा चार्ट में ये स्टॉक एकदम मतलब कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। जस्ट ब्रेकआउट का ही इंतजार है दीपांशु। 165 के ऊपर एकदम मतलब आंखें बंद करके खरीदारी करना है। 180 से 195 का टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। 165 के ऊपर फ्रेश खरीदारी, लोअर लेवल्स पर 155, 150 के बीच में मिलता है तो वहां पे भी खरीदारी करने का सलाह होगा। 148 का स्टॉप लॉस ओवरऑल रखेंगे। ऊपर में 180 से 195 का टारगेट होगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए मोइल पर सिमी जी की तरफ।